कहानी की शुरुआत में हमें एक बाप और बेटी को दिखाया जाता है जो कि अपनी वेकेशन की छुट्टियां गुजारने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ रहे थे। और उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने के बाद टोबियस ने अपनी बेटी नोरा को लेजेंडरी ट्रोल्स के बारे में बताया। माना जाता है कि हजारों साल पहले ये बहुत बड़े ट्रोल्स पूरी दुनिया में घूमा करते थे, लेकिन फिर एक दिन किसी ने इन ट्रोल्स पर जादू करके इन्हें पत्थर की मूर्तियों में बदल दिया। दोस्तों, ये ट्रोल्स कोई और नहीं बल्कि ये बहुत बड़े बड़े राक्षस होते हैं। वहीं पुरानी कहानियों पर विश्वास करने वाले टोबियस का मानना था कि ये ट्रोल्स अभी भी नॉर्वे पहाड़ी के ऊपर मौजूद हैं और वो इनविजिबल हो चुके हैं और वो कभी न कभी दोबारा जरूर आएंगे। ये बात सुनकर नोरा को भी इस कहानी में काफी दिलचस्पी आने लगी। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें 20 साल के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर अब नोरा बड़ी हो चुकी है। तो वहीं पर उसका कहानियों और जादू पर विश्वास उठ गया था और अब वो सिर्फ मॉडर्न साइंस पर ही भरोसा करती है। अब वो एक पेलियंटोलॉजिस्ट बन चुकी थी। दरअसल पेलियंटोलॉजिस्ट ऐसे साइंटिस्ट होते हैं जो कि धरती के नीचे मिलने वाले पुराने जानवरों की हड्डियां वगैरह को देखकर बीते हुए समय के बारे में बताते हैं। आज आखिरकार उसे बहुत ही बेहतरीन फासिल मिल गया था, जिसकी खुशी में उसने अपने दोस्तों के साथ खूब पार्टी की। वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों में मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए तेजी से कंस्ट्रक्शन का काम चालू था और इस मेट्रो का रास्ता बनाने के लिए बहुत ही तेजी से पहाड़ों में धमाके करके सुरंग बनाई जा रही थी, जिसके चलते कई लोग इस कंस्ट्रक्शन के खिलाफ खड़े हो गए थे। लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए इंजीनियर्स एक दफा फिर धमाका करने में लगे हुए थे। और जब वो लोग गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें वहाँ पर कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, अचानक से वहाँ की जमीन जोरों जोरों से हिलने लगी, जिसके अगले ही मिनट उन इंजीनियर्स की नजर एक बहुत ही बड़े खतरनाक राक्षस पर पड़ी, जिसे देखते ही वो लोग उल्टे पांव भागने लगे। लेकिन पहाड़ों के गिरते हुए मलबे की वजह से वो गुफा के अंदर ही फंसकर मर गए। कुछ ही देर में इस हादसे की खबर पूरे देश में फैल जाती है और वो खबर नॉर्वे के आर्मी बेस पर भी पहुंच गई, जिसके बाद जनरल ने एक जहाज को उस जगह की साफ तस्वीरें लेने के लिए भेजा ताकि वो लोग अच्छे से समझ पाएं कि वहाँ पर दरअसल हुआ क्या है। इसके बाद जनरल ने प्राइम मिनिस्टर को भी बता दिया और थोड़ी देर के बाद ही नॉर्वे की प्राइम मिनिस्टर अपने एडवाइजर एंड्रियस के साथ तुरंत ही मिलिट्री बेस की तरफ बढ़ी, जहाँ पर रास्ते में उनकी मीटिंग डिफेंस मिनिस्टर से हुई कि इस हादसे में कम से कम 50 से ज्यादा लोग मारे गए। और इसके बाद उस जगह की कुछ तस्वीरें भी दिखाई गयी, जहाँ पर धरती के अंदर काफी बड़े बड़े छेद दिखाई दे रहे थे। और इन्हें देखते ही एंड्रियस को लगा कि ये किसी बहुत बड़े जीव के पैरों का निशान है, लेकिन वो इन चीजों पर बोलने के लायक नहीं था, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने उसे खामोश करा दिया। उधर नोरा अभी भी अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर आर्मी हेलीकॉप्टर आया, जिसमें से एक फौजी उतरा और उसने नोरा को बुलाया और कहा कि उसे अभी के अभी प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए बुलाया गया है। और ये जानकारी मिलते ही नोरा बिना समय बर्बाद किए उसी हेलीकॉप्टर में बैठकर मिलिट्री बेस की तरफ निकल गई। उसके वहाँ पर पहुँचते ही आंद्रियस उसे एक कमरे में ले गया, जहाँ पर सभी टॉप रैंक्स हाई ऑफिसर्स बैठे हुए थे और उनके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर खुद बैठी हुई थी। और अभी तक जितनी जानकारी उन्हें मिली थी उसके मुताबिक सभी को लग रहा था कि ये शायद जमीन में दबी हुई किसी जानलेवा गैस की वजह से हुआ है, लेकिन नोरा इस बात से सहमत नहीं थी। और फोटो में साफ पैरों के निशान देखकर उसे भी लग रहा था कि वो बहुत बड़ा प्राचीन जानवर है जो कि दोबारा जिंदा हो गया है। इस चीज पर आंद्रियस के पास भी कुछ सुझाव थे, उसने ये बातें सबके सामने बोलना सही नहीं समझा। और वहीं पर बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर को नोरा की ये बात सिर्फ मजाक लगी और उनके मुताबिक इन सब के पीछे कोई प्राचीन जानवर हो ही नहीं सकता। इतने साल से खा क्या रहा था, मरा कैसे, क्या क्या क्या। लेकिन तभी सिगरेट नाम की एक कंप्यूटर जीनियस उस कमरे में आई और उसने सभी के सामने उस हादसे का एक वीडियो रखा जो उसने बहुत ही मुश्किल से ढूंढा था। और जैसे ही उसने वीडियो प्ले किया तो कमरे में मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि उस वीडियो में 150 फीट लंबा बहुत बड़ा राक्षस था। और अब इस वीडियो से साफ हो चुका था कि एक 150 फीट बहुत बड़ा जानवर नॉर्वे की पहाड़ियों के बीच में घूम रहा है। उधर लेस्कर नाम के गाँव में एक बूढ़ा जोड़ा अपने घर के अंदर शांति से समय गुजार रहा था कि तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी और कुछ ही सेकंड के बाद उनका घर अचानक से हिलने लगा। उन दोनों को लगा कि शायद भूकंप आ गया है, इसीलिए वो अपने घर में बने हुए सीक्रेट बंकर में छुप गए। और जब वो लोग सब कुछ शांत होने के बाद बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनका पूरा घर तबाह हो चुका है और उसके साथ साथ आसपास के एरिया में काफी तबाही मची हुई थी। उधर नोरा इस हादसे की जांच करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और सभी ऑफिसर्स की सहमत की वजह से प्राइम मिनिस्टर ने उसे साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर नौकरी दे दी। मीटिंग खत्म होते ही एंड्रियस ने नोरा को एलेक्सा के हादसे के बारे में बताया, जिसके तुरंत बाद वो लोग एक हेलीकॉप्टर की मदद से लेस्कर की तरफ निकल गए, जहाँ पर रास्ते में उन दोनों ने एक दूसरे से बहुत बातें की, जिस दौरान एंड्रियस ने नोरा को उसके पेलियंटोलॉजिस्ट बनने की वजह पूछी, जिस पर नोरा ने उसे बताया कि उसे बचपन से ही नेचर से बहुत प्यार था और वो अपने आसपास की दुनिया को और अच्छे से जानना चाहती है। साथ ही उसने एंड्रियस को अपने पिता टोबियस के बारे में भी बताया कि कैसे वो लोग उसे बचपन में पहाड़ों के ऊपर ले जाया करते थे और उनसे जुड़ी हुई कहानियां भी सुनाया करते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो इन कहानियों में इतने ज्यादा मगन हो गए कि उनका असल जिंदगी से वास्ता
का ही खत्म हो चुका था और बीच में तो उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें मेंटल हॉस्पिटल में जाना पड़ा। लेस ग्रास में मची हुई तबाही को देखकर नोरा और एंड्रियास दोनों काफी ज्यादा हैरान थे कि तभी उनकी मुलाकात कैप्टन क्रिस से हुई, जो कि फौज की तरफ से इस पूरे ऑपरेशन को संभाल रहे थे। जिसके बाद क्रिस ने उन्हें बताया कि वो राक्षस लेसगस में तबाही मचाने के बाद 2 मील तक आगे बढ़ा और वो उसके बाद अचानक से गायब हो गया। हमारे ढूंढने की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिला, मानो जैसे कि वो भीम का प्राचीन राक्षस ही गायब हो गया हो, जो उस वक्त तक काफी ज्यादा डरे हुए थे। उन्हें सीक्रेट रूम में छुपने की वजह से कुछ ज्यादा तो नहीं पता था, पर फिर भी उस बुजुर्ग औरत ने उन्हें बताया कि उसे किसी जानवर की दहाड़ने की आवाज सुनाई दी थी, जैसे कि मानो किंग कॉन्ग उन पर हमला करने वाला हो। लेकिन ये जानकारी नतीजे तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी और इसलिए नोरा ने खुद ही आसपास जांच करने का ठाना, जिस दौरान उसे काफी अजीब सी महक आई जो उसे बहुत बड़े फुटप्रिंट तक ले गई। नोरा ने तुरंत ही उस पैर के निशान की जांच करना शुरू कर दी, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बाद भी उसे वहाँ पर कोई सबूत नहीं मिला जिससे वो उस राक्षस की जांच करवा सके। और जब उनके सामने अब कोई रास्ता नहीं बचा था तो आखिरकार नोरा ने अपने पिता से मदद लेने का फैसला किया, जो उस वक्त काफी दूर एक पहाड़ पर रहते थे, जहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचने के लिए ये लोग हेलीकॉप्टर की मदद लेते हैं। पर जैसे ही वो लोग कैप्टन नोरा और एंड्रियस वहाँ पर पहुँचे तो टोबियस ने उन पर बंदूक तान दी, लेकिन टोबियस अपनी बेटी को देखकर वो एक सेकंड शांत हो गया, जिसके बाद उसने सभी को अपने घर के अंदर बुलाया, जहाँ पर वो 20 साल के बाद भी वो ट्रोल्स पर रिसर्च कर रहा था। और जैसे ही उन्होंने टोबियस को वो वीडियो दिखाई तो वो हैरान हो गया और उसने सिर्फ एक ही बात बोली, वो आ गए हैं, वो आ गए हैं। लेकिन नोरा को अब फिलहाल कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसलिए उसने अपने पिता से एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मांगी, जवाब मांगा, ताकि वो लोग इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढ सके। लेकिन टोबियस अपनी रिसर्च पर अड़ा रहा और उसके मुताबिक ट्रोल्स नॉर्वे से इसलिए गायब हुए क्योंकि वहाँ पर सभी लोगों ने ईसाई धर्म अपना लिया था। और साथ ही उसने बताया कि वो इस राज का खुलासा कई साल पहले करना चाहता था, लेकिन उसे तो चुप करवाने के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद उसने अपना बैग उठाया और सभी को एक खास जगह पर चलने को कहा, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में थोड़ी देर उड़ने के बाद आखिरकार टोबियस की बताई हुई एक खास जगह पर पहुंच गए, जहां पर पहुंचते ही उसने उस जगह की जांच करना शुरू कर दी। और कुछ देर तक आसपास देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो जगह पूरी तरीके से बदल चुकी है। वहीं नोरा को एक दफा फिर से वही महक आई, जिसका नाम उसने हाइपर नेचर रखा हुआ था। और इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते तभी नोरा की नजर वहाँ पर मौजूद एक बहुत ही बड़े, और ये कोई और नहीं बल्कि वही ट्रोल था जिसने खुद को आसपास की झाड़ियों और पत्थर की मदद से छुपाया हुआ था। लेकिन खुशकिस्मती से सभी लोग समय रहते हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से निकल गए। और जैसे ही वो लोग एक सेफ जगह पर पहुँचे तो उन्होंने इंटरनेट के जरिए उस ट्रोल को सरकार को दिखाया। सभी लोग इतने बड़े ट्रोल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गए और अब सभी लोगों को ट्रोल की असलियत पर विश्वास हो गया। तो जल्द ही प्राइम मिनिस्टर ने ट्रोल्स के खिलाफ एक आर्मी ऑपरेशन की शुरुआत कर दी, जिसकी कमान कैप्टन क्रिस पर थी। और प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर मिलते ही फौज ने तुरंत उस ट्रोल के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन फौज की सबसे खतरनाक मिसाइल का भी उस ट्रोल के ऊपर कुछ खास असर नहीं पड़ता, वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और जैसे ही उस ट्रोल ने एक सपाई को खाया तो टोबियस उसे शांत करने के लिए उसके सामने चला गया। वो ट्रोल शुरुआत में टोबियस की बात सुन भी रहा था, लेकिन तभी अचानक से एक सैनिक ने उस पर गोली जला दी, जिससे गुस्सा होकर वो ट्रोल उस यूनिट पर हमला करने के लिए जैसे ही मुड़ा तो उसकी पूंछ सीधा जाकर टोबियस को लगी, जिसके चलते वो काफी ज्यादा जख्मी हो गया। ये देखते ही नोरा तुरंत अपने पिता की तरफ बढ़ी, लेकिन टोबियस ने कुछ बोलने से पहले ही अपना दम तोड़ दिया था। उसी रात नोरा रोते रोते अपने पिता की डायरी पढ़ रही थी ताकि वो किसी तरीके से इन ट्रोल्स को रोक सके। और घंटों तक उस डायरी को पढ़ने के बाद नोरा को पता चला कि असल में ट्रोल्स अक्सर चर्च को तबाह कर देते थे, क्योंकि उन्हें घंटियों की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। और जब नोरा ने ये बात सभी सरकारी ऑफिसर्स को बताया, पहले तो उन सभी ने नोरा को पागल समझा, लेकिन नोरा का मानना था कि तुम लोगों की मिसाइल तो काम नहीं कर रही ना उसके ऊपर, तो हमें कुछ अलग ही सोचना पड़ेगा। जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने उसके प्लान के साथ आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। और इसकी कुछ देर के बाद 4 आर्मी हेलीकॉप्टर्स बड़ी बड़ी घंटियां उठाकर तेजी से ट्रोल की तरफ बढ़ने लगे। नोरा के इस प्लान ने शुरुआत में तो कामयाबी दिखाई, लेकिन जल्द ही उस ट्रोल ने खुद को संभाल कर चारों हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया। और अब वो इतने ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसने चारों तरफ तबाही मचानी शुरू कर दी। और इसी बीच उस ट्रोल ने एक बच्ची की जान भी बचाई, जो कि ये साफ दिखाता था ट्रोल के अंदर भी शायद इंसानियत तो है यार। इस हादसे के बाद दुनिया भर के न्यूज चैनल में ये खबर दिखाना शुरू कर दी, जिसके चलते आम नागरिकों में बहुत ही ज्यादा दहशत का माहौल बन गया। और ठीक उसी वक्त प्राइम मिनिस्टर ने देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करते हुए ओस्लो शहर और उसके आसपास के जितने भी शहर हैं उन सभी को जल्द से जल्द खाली करने का हुक्म दिया, क्योंकि ट्रोल तेजी से ओस्लो शहर की तरफ बढ़ रहा था। उधर अपने नाकाम
प्लान के चलते नोरा को साइंटिफिक एडवाइजर की पोस्ट से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ एंड्रियास को गवर्नमेंट के अगले प्लान के बारे में पता चल गया, जिसमें वो लोग ओस्लो के आसपास के शहर में बड़े बड़े बम धमाके करेंगे और ट्रोल को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एंड्रियास को उन्हें रोकने के लिए उसके पास पावर भी नहीं थी, इसलिए उसने इस फालतू नौकरी से इस्तीफा दे दिया। हजारों लोग अपने घर और शहर छोड़कर भाग रहे थे, जिनमें नोरा और एंड्रियास भी शामिल थे। इतना नोरा को इस बात का दुख था कि वो अपने देश को इस समस्या से नहीं निकाल पाई और इसलिए उसने एक दफा फिर से अपने पिता की डायरी को पढ़ना शुरू कर दिया। इस बार उसकी नजर सिंडिंग नाम पर पड़ी, जो कि कई बार रिपीट हो रहा था। और जब उसने इस बारे में एंड्रियास से बात की तो एंड्रियास ने बताया कि असल में सिंडिंग एक राजकुमार था जो ओस्लो में एक महल में रहता था और इस वक्त वो देश का सबसे बड़ा अमीर इंसान है। अब नोरा को लग रहा था कि शायद उनको महल में कोई सुराग मिल जाए, इसलिए उसने एंड्रियास को तुरंत ही महल की तरफ गाड़ी मोड़ने को कहा। महल में पहुंचते ही उनकी मुलाकात राइकार्ड सिंडिंग से हुई, जो पहले से ही इनका इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो इन्हें महल के अंदर ले गया और आखिरकार उसने नॉर्वे के ट्रोल के राज से पर्दा उठाया। असल में टोबियस बिल्कुल सही था। प्राचीन समय में ट्रोल्स नॉर्वे की धरती पर घूमा करते थे। इसके बाद सिंडिंग उन्हें एक अंडरग्राउंड गुफा में लेकर गया, जहाँ पर उसने बताया कि असल में उसने ही टोबियस की जिंदगी बर्बाद की थी ताकि उनका सच दुनिया के सामने न आ सके। और जब टोबियस सच में काफी ज्यादा करीब पहुंच गया तो सिंडिंग ने ही उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेजा था। वो राज असल में महल के नीचे दबे हुए ट्रोल्स के कंकाल थे, जो कि सालों से सिंडिंग ने दुनिया से छुपाए हुए थे। और तो और ये महल था ट्रोल किंग की गुफा के ऊपर बनाया गया था। जब ट्रोल किंग और उसके परिवार को क्रिश्चियन ने खत्म कर दिया, जो ट्रोल पूरे देश में तबाही मचाया हुआ है, वो कोई और नहीं बल्कि ट्रोल किंग खुद होता है, जो अपने घर जाने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद सिंडिंग ने उन्हें बताया कि ट्रोल्स के लिए उनका परिवार सबसे ज्यादा जरूरी है और नॉर्वे की क्रिश्चियनिटी के दौरान ट्रोल किंग को जबरदस्ती पहाड़ों में भेज दिया गया था, पर अब धमाकों की वजह से वो वापस आ गया है और अब वो सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए आ रहा है। लेकिन नोरिया और एंड्रियास तब ज्यादा हैरान हो गए जब उन्हें पता चला कि उनके सामने ट्रोल परिवार के कंकाल पड़े हुए हैं। और जैसे ही नोरा ने उनके ऊपर यूवी लाइट लगाई तो उनकी हड्डियां अचानक खाक में बदल गईं, जिसका मतलब था कि ट्रोल्स यूवी लाइट को नहीं झेल सकते। इसके बाद नोरा ने सिंडिंग से उसकी सबसे बड़ी गाड़ी मांगी और सिंडिंग ने सबसे बड़ा ट्रक उनके हवाले कर दिया। इसके बाद उसने कैप्टन क्रस को फोन करके इस प्लान के बारे में बताया, जिसमें वो लोग ट्रोल किंग को एक जाल में फंसाकर उस पर यूवी लाइट से हमला करेंगे और इसके लिए उन्हें कई सारी बड़ी बड़ी यूवी लाइट्स की जरूरत होगी। उधर एंड्रियास ने तुरंत अपनी दोस्त सिगरेट को फोन करके कहा कि कैसी भी करके ओस्लो बॉम्बिंग प्लान को डिले कर दो। खुशकिस्मती से सिगरेट एक कमाल की हैकर है और उसने चुपचाप बिना किसी को बताए मिसाइल को फायर होने से ही रोक दिया। उधर नोरा और एंड्रियास अपने ट्रक में ट्रोल किंग की बच्ची का स्कल लेकर घूम रहे थे और जानबूझकर ट्रोल किंग का ध्यान उस पर खींचने के लिए कोशिश कर रहे थे और ये सब करके वो लोग यूवी लाइट के पास लेकर जाना चाहते थे। और जैसे ही ट्रोल ने उस बड़ी खोपड़ी को तोड़ा तो उसे एहसास हुआ कि असल में उसके परिवार का कोई भी नहीं जिंदा बचा और वो इस बात से और ज्यादा गुस्से में आ गया। उधर मिलिट्री बेस में सिगरेट को हैकिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया, लेकिन तभी जनरल ने भी उसकी बात समझते हुए प्लान को खारिज कर दिया, क्योंकि अभी भी उस वक्त वहाँ पर कई सारे आम नागरिक मौजूद थे जो इन धमाकों में मारे जाएंगे। उधर नोरा और एंड्रियास किसी तरीके से ट्रोल को लाइट ट्रैप तक लाने में कामयाब हो गए और उसके वहाँ पर पहुँचते ही कैप्टन क्रस की पूरी टीम ने एक साथ अपनी यूवी लाइट्स ऑन कर दी और अब उनका प्लान कामयाब भी हो गया था, क्योंकि धीरे धीरे वो ट्रोल जलने लगा था। लेकिन उसे इस तरह तड़पता हुआ देखकर अचानक से नोरा का मन बदल गया और उसने एक एक करके सारी यूवी लाइट्स को बंद कर दिया, क्योंकि वो उसकी जिंदगी बचाना चाहती थी। लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि ठीक उसी समय सूरज उग गया। सूरज की रोशनी जैसे ही ट्रोल के ऊपर पड़ी तो वो कमजोर होकर जमीन पर गिर गया और एक पत्थर में बदल गया। उसकी मौत को देखकर नोरा को अंदर ही अंदर काफी ज्यादा दुख हुआ। जहाँ पर सभी लोग जश्न मना रहे थे, वहीं पर एंड्रियास और नोरा को अब भी ये चिंता सता रही थी कि कहीं इस देश में और ट्रोल्स तो मौजूद नहीं। तभी प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पर पहुँच गई और वो नोरा के काम से इतनी ज्यादा खुश थी कि उनके पास उसकी तारीफ करने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन उनकी मुस्कुराहट और उसकी खुशी को साफ जाहिर कर रही थी। कुछ दिनों के बाद वही हुआ जिसका डर था। अचानक से कई पत्थर दोबारा से हिलने लगे, जिसके बाद एक और ट्रोल नॉर्वे के लोगों पर कहर मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गया था। मुझे तो ट्रोल किंग के लिए बहुत ही बुरा लगा। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि यार बंदा अपने घर ही तो जा रहा था। तो यहाँ पर हमारी कहानी का एंड होता है।